अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। NMD कैट 2 बाय BMC और फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। जी, इसी तरह वीडियो को मज़ीद ज़ाया ना करते हुए मैं बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर NMD कैट को बाय BMC, ठीक है। और हमारा जो मेन आज का मतलब टाइटल है जो हम स्टार्ट करने वाले कोर्स को है, हमारे पास है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। कम जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो है मेनली हमारे पास जो टॉपिक है वो पहले तकरीबन हमारे पास है 4 चैप्टर, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, उसके अलावा हमारे पास है वर्क, पावर, एनर्जी और वेव। ये 4 जो है मेन हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आज हम आसान से आसान चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। चैप्टर के नाम से समझ आ रहा है मोशन इन 2 डायमेंशन। ऐसा मोशन जो कि 2 डायमेंशन को पूरा करे वो क्या कहलाता है? मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे और यही हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। नजर आ रहा है? हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात रखो, द मोशन इन 2 डायमेंशन। अभी मैंने एग्जांपल दी कि हमारे पास जो है वो ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशन में होता हो उसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? द मोशन इन 2 डायमेंशन। अब ये 2 डायमेंशन की बात को समझना है आपको। बेटा आप लोग 2 तरह के ग्राफ्स पढ़ते हैं या 2 तरह की डायरेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन के ऊपर बात करें। डायरेक्शन यहाँ तो हमारी मेनली बात करें तो यहाँ तो अपवर्ड होती है, यहाँ हमारे पास डाउनवर्ड होती है, यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ हम सीधे सीधे आसानी से बात समझ लेते हैं। यहाँ तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, राइट और लेफ्ट और अपर और डाउनवर्ड को छोड़ो, सही है। यहाँ तो वो अपवर्ड होती है, यहाँ वो डाउनवर्ड होती है। इसको हम कहते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक्स वाई डायमेंशन के अंदर, यानी दो डायरेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। एक्स डायरेक्शन हम कहते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, और वाई के अंदर हम पढ़ते हैं हमारी वर्टिकल डायरेक्शन को। ज़्यादातर मेनली हम इसी तरह पढ़ रहे होते हैं। क्लियर है? इसी तरह हम एक और इसको हम कहते हैं बेटा 2D स्ट्रक्चर या 2D डायमेंशन भी, 2 डायरेक्शन के अंदर हम। इसी तरह हम एक पढ़ते हैं 3 डायरेक्शन के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर 3D डायग्राम, 3D डायमेंशन है। इसके अंदर ना सिर्फ बॉडी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी मूव करो बल्कि जेड एक्सिस में मूव करो, तीसरी डायरेक्शन भी पे कर रहा हो। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है, बायो के स्टूडेंट हो तो DNA की कंडेंसेशन है। DNA ना सिर्फ यूं कंडेंस हुआ है बल्कि यूं भी कंडेंस हुआ है 3D स्ट्रक्चर में, यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर समझ लो। हमारे पास बॉल एक इस तरह हो रही होगी और एक हमारे पास इस तरह हो रही होगी, इस तरह हर डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हमारे पास है 2D। इस
किसी दो डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मूव करने वाली जो बॉडी है, मोशन ऑफ बॉडी इन अ टू डायमेंशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। हर आजकल नॉर्मल हर जो हमारे पास मोशन हो रही होती है, या तो वो प्रोजेक्टाइल होती है या वो 1D होती है, यानी 1 डायमेंशन होती है। तो हम सब में देखेंगे, ठीक है। अगर किसी ने लिखा नहीं है तो वीडियो पीछे लेके जाए, पॉज करे और उसके बाद उसको स्टार्ट करे। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई से दो एक्सिस के अंदर, कोई से दो डायमेंशन के अंदर, कोई से दो डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, मोशन करेगा कोई भी बॉडी, तो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स से मैं आपको दो डायरेक्शन के हिसाब से समझा दूं। ये है मेरे पास y डायरेक्शन या y एक्सिस, ये है मेरे पास x डायरेक्शन या x एक्सिस। तो अगर किसी भी बॉडी को मूव करना है तो ये मेरे पास देखें, ये एक बॉडी है जिसने ना सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर भी मूवमेंट की है, बल्कि y डायरेक्शन के अंदर भी मूवमेंट की है। ना सिर्फ x कंपोनेंट में भी आगे गया, बल्कि y कंपोनेंट में भी आगे गया। तो ऐसे डायरेक्शन को हम कहते हैं, ऐसे मोशन ऑफ बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल की मोशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा बॉडी जो x और y दोनों में कवर करता है, प्रोजेक्टाइल। और ऐसी मोशन जो x और y दोनों डायमेंशन के अंदर एक साथ साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिकल पढ़ाई नहीं है, क्लियर है। तो ये बात समझ आई, द मोशन इन टू डायमेंशन किसे कहते हैं। यहाँ तो बॉडी एक तो x एक्सिस में मूव कर रही हो, y एक्सिस में मूव कर रही। एक बात होती है, यहाँ तो एक बॉडी होती है जो सिर्फ लीनियरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही होती है, तो हमारे पास वो सिर्फ 1 डायमेंशन के अंदर मूव करती है। और एक कोई बॉडी सिर्फ y डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो वो सिर्फ 1D होता है। अगर कोई बॉडी y डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर मैं किसी बॉडी को परपेंडिकुलरली अपवर्ड फेंकता हूँ, परपेंडिकुलरली अपवर्ड फेंकता हूँ, यानी थीटा 90 डिग्री के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से फेंकता हूँ, तो ये सिर्फ एक ही प्लेन कवर कर रही है, ठीक है। 90 डिग्री से फेंकूंगा तो ये सिर्फ एक डायमेंशन पूरा करेगी। इसी तरह मैं किसी को हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री के हिसाब से फेंकता हूँ तो वो भी क्या होगा, हमारे पास एक डायमेंशन पूरा करेगा हॉरिजॉन्टल। तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि अगर बॉडी 90 डिग्री के ऊपर होगी तब भी वो प्रोजेक्टाइल को कवर नहीं कर रही, अगर वो 0 डिग्री के ऊपर होगी तब भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर नहीं कर रही। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि थीटा हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा, सॉरी 0 ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेसर होगा, और 90 से लेसर होगा। इस तरह के प्रोजेक्टाइल, इस तरह की एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसा है, वो हमारे पास एक्यूट एंगल को पूरा करता है, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी। दो बातें की, मोशन इन टू डायमेंशन की और प्रोजेक्टाइल कवर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा है एकदम जो 0 से ज़्यादा होता है, 90 से कम होता है। वो भी समझाया कि 90 पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरा करता है, 0 पे हॉरिजॉन्टल पूरा करेगा। क्लियर है, आगे चलें। ओके, ये तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन हो गई है। अजम्पशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, यानी उसके लिए शराइत क्या है। अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन नजर आ गया। ओके, मैं साइड को कर दूँ थोड़ा। अजम्पशन ये हमारे पास बेटा फ्री फॉल मोशन होगा, फ्री फॉल मोशन, यानी हवा में आजादाना छोड़ दिया जाएगा, आजादाना छोड़ दिया जाएगा। मैं एक बॉडी को हवा में फेंक देता हूँ आजादाना,
फॉल क्यों कह रहा हूँ, अब आप लोगों को इसकी कंडीशन भी समझ में आएंगी। सिंपल सी बात है, फ्री फॉल मोशन, ये हवा में आज़ाद छोड़। इसकी कुछ कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। पहली कंडीशन, अगर मैं किसी बॉडी को हवा के अंदर फेंकता हूँ तो उस पर कितनी तरह की फोर्स लग सकती है, पहली बात ये समझिए। सबसे पहले उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और वो जिस प्लेन के अंदर मूव कर रही है यानी हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ की जो स्पिन मोशन है उसकी अपनी फोर्स होगी। यानी यहाँ तीन बातें हैं जो हमने करेक्ट करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखने के लिए। पहली ये कि ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स अफेक्ट कर रही है, कोई भी एयर के अराउंड टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो हो गई। और तीसरा बात, अर्थ की स्पिन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ भी मायने रखती है, क्योंकि हम एक प्लेन अर्थ के अंदर उसको घुमा रहे हैं तो एक अर्थ भी अपने स्पिन में घूम रही है, ठीक है, स्पिन मोशन कर रही है अपने अराउंड। तो हमारे पास ये तीनों बात है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल के असम्पशन में क्या है, फ्री फॉल होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास जीरो होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन जीरो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और रोटेशन ऑफ अर्थ हमारे पास, रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगी तो बॉडी जिस तरह भी मूव करेगी उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो कोई अलग फोर्स जनरेट होने का नाम ही नहीं है, यानी अनबैलेंस फोर्स जनरेट ही नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास है, रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट या एग्जिस्ट भी बोलते हैं। हमारे पास रोटेशन ऑफ फोर्स कोई मायने नहीं रखती। रोटेशन ऑफ फोर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ को हम जो है वो क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। आप लोग एक फार्मूला पढ़ोगे जब आगे जाओगे, G प्राइम इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला है। तो हमारे पास आप लोग ये बात जानते हो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर डिफरेंट G की वैल्यूज होती है, हर सरफेस के ऊपर अलग अलग G की वैल्यूज होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये एक फार्मूला है G की सरफेस के ऊपर। तो जब G की आप लोग एक्सेलरेशन निकालते हो ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके अंदर एक मेन पॉइंट हम रखते हैं ओमेगा का, स्पिन वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी अगर हम ओमेगा जीरो के बराबर ले लेंगे, तो इसका मतलब G प्राइम हमारे पास G के बराबर हो जाएगा, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए और असम्पशन क्या है, जब रोटेशन ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ G या A इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इसका कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास 2 से 3 शराइत की प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो कर देंगे तो इस पर एक ही फोर्स जनरेट होगी। अगर कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी तो फ्री फॉल इधर ही पड़ा रहेगा। लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, जो इसको अर्थ की तरफ खींचेगी। लेकिन ग्रेविटी के आगे टेंशन फोर्स भी जीरो कर दी हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट कर दी, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अब हमारे पास जो फ्री फॉल मोशन के अंदर बॉडी होगी, जब ये दोनों डायमेंशन के अंदर मूव करेगी तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी, और जबकि तमाम शराइत मौजूद होनी चाहिए, ये तमाम शराइतें मौजूद होनी चाहिए। आगे चलें, पॉज करें एंड इसको देख लें। फ्री फॉल बेटा आप 2 बातें याद रखो, समझे क्या है कि स्टडी के अंदर हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, ठीक है,
सम की भी कोई डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट फार्मूलाज याद करेंगे। प्लीज़ बेटा अभी टाइम नहीं है, तो अभी डायरेक्ट फार्मूले याद कर लो, ये काफ़ी है, टाइम बहुत कम है। हम फार्मूला को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, ग्राफ डायमेंशन आ गई, इसके अंदर ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ बातें सीखेंगे, कुछ बातें हम लोग ऐड करेंगे, मुंह से बोलूंगा, आप लोगों ने लिखनी है, और कुछ बातें बोर्ड पे होंगी, ठीक है। एक्स और वाई प्लेन का मोशन है, दिस दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए, हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से लॉन्च करेंगे बेटा, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, वी आई या वी नॉट, जिससे भी आप लोग जाहिर करो चलेगा। समटाइम लोग यू भी लिख देते हैं, यू, तीनों सही है, लेकिन बेसिक हम लोग वी नॉट को कर लेते हैं। इनिशियल भी कॉमन हो गई है, हर जगह समाज को, तो हम वी नॉट से बात करते हैं तीनों सही, हम कह देते हैं वी नॉट या वी आई, ठीक है। अब वेलोसिटी का फैक्टर एक्स कंपोनेंट में भी जा रहा है, वाई कंपोनेंट में भी जा रहा है, तो हम कहेंगे वी नॉट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, अगर हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दें, वी नॉट वाई, तो यहाँ आ जाएगा वी नॉट एक्स। यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि ऑल अलोंग द प्रोजेक्टाइल वी नॉट एक्स रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर रीजन क्या है कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही है, वाई एक्सिस में डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ग्रेविटी, इसके अलावा एक्स एक्सिस में हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ हटा दी हम लोगों ने, फ्रिक्शन फोर्स हटा दी, तो कोई फोर्स ऐसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। एयर फ्रिक्शन हम लोगों ने नेग्लिजिबल कर दी, तो हमारे पास कोई फोर्स नहीं लगेगी, इस वजह से वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो वाई कंपोनेंट चेंज होगा इंस्टेंटेनियसली टाइम टू टाइम, ठीक है। हमारे पास वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती रहेगी, वी नॉट वाई हमारे पास यूं चेंज होती रहेगी। अब एक पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल का, जब वो लॉन्च करता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, लॉन्चिंग पॉइंट, लॉन्चिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और लॉन्चिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। दो नाम ही ज़्यादातर लिए जाते हैं, या प्रोजेक्शन पॉइंट भी कह देते हैं। और फिर बॉडी कवर करते करते एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। क्या? हाईएस्ट पॉइंट, इसको समझना लाजमी। हाईएस्ट पॉइंट के बारे में दो बातें याद रखो, ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे पास वी नॉट वाई का कंपोनेंट 0 हो जाए और वी नॉट एक्स कंपोनेंट बाकी रह जाए, ऐसा पॉइंट जहां पर वी नॉट वाई की वैल्यू 0 हो जाए और टोटल वेलोसिटी हमारे पास रह जाए वी नॉट एक्स के बराबर। क्लियर है? ओके। यहाँ पर जब आप ऊपर जाओगे, वेलोसिटी रिमेन्स जब ऊपर जाती है तो हमारे पास ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास वी नॉट वाई, वी नॉट वाई, वी नॉट वाई की स्पीड कम होती होती है, एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर वापस आते आते हमारे पास क्या होगा, वी नॉट वाई की फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, टारगेट पॉइंट के ऊपर वापस अपने इनिशियल मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, यानी जितनी पहले थी उतनी यहाँ हो जाएगी मैक्सिमम पॉइंट या टारगेट पॉइंट के ऊपर। और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूरी उसमें सेम रहेगा, ठीक है।
नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और काम थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से अब हम डायरेक्ट फार्मूलाज के ऊपर आते हैं। फार्मूला, सबसे पहले वेलोसिटीज के फार्मूले, हम डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फार्मूले याद कर लें, यही काफ़ी है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या v नॉट x से जाहिर करेंगे x कंपोनेंट के लिए, क्या हो गया हमारे पास v नॉट cos थीटा, और फाइनल पॉइंट के ऊपर हमारे पास होगी v नॉट sin थीटा। ये हमारे पास होगा इनिशियल, फाइनल वी वाई। इसका अगर हमें टोटल रिजल्टेंट निकालना है वी नॉट का, तो अंडर रूट ऑफ वी नॉट एक्स का स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम निकालते हैं। मैट्रिक में आप सब पढ़ के आए हो, ठीक है। उसके बाद वी वाई और वी एक्स तो हमने पहले ही बोल दिया था कि पूरे कांस्टेंट रहता है, तो हम इसको करेंगे वी नॉट कॉस थीटा के बराबर, और वी नॉट वाई माइनस जी टी के बराबर रहेगा। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो वेलोसिटी के 4 फार्मूले हो गए हमारे पास, ये याद होनी चाहिए, इस्तेमाल होते हैं। ओके, हम लोगों ने वेलोसिटी के फार्मूलास को पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे पढ़ेंगे फार्मूला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं हम। नॉर्मल सा फार्मूला पढ़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए फार्मूला होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल के लिए हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट वैसे रहेगा। हमारे पास यहाँ एक रिलेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट का। एक फार्मूला याद रखेंगे cos स्क्वायर थीटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k cos स्क्वायर थीटा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये फार्मूला याद रख लें, कैसे बना ये छोड़ दो, बस ये फार्मूला याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k i यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास एक फार्मूला क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, इस तरह लॉन्च किया गया कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के 4 हो गई, ठीक है। तो हमें थीटा बताएं। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो देखें अभी के आई कितने के बराबर होता है, के आई ओवर 4। डायरेक्ट जवाब निकालते हैं, के आई वैसे आ गया, cos स्क्वायर थीटा वैसे, यहाँ से आ कैंसल, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। cos स्क्वायर थीटा खत्म करने के लिए रूट लेंगे, इसका भी रूट लेंगे, cos थीटा इक्वल टू हाफ, एंड वी कैन से थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ। cos इनवर्स ऑफ हाफ निकालेंगे इस तरह हाथ से। cos थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है ये याद रखें, 30 के ऊपर नहीं 60 के ऊपर आती है हाफ। तो हमारे पास थीटा का जवाब हो गया 60 डिग्री। बहुत ज़्यादा पास पेपर में पूछने वाला सवाल है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूलाज याद हो जाएंगी, ठीक है। रुक के पॉज करके आगे चलते। वेलोसिटी हो गई, ओके, हम लोगों ने वेलोसिटी के फार्मूलाज को पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे पढ़ेंगे फार्मूला
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं हम। नॉर्मल सा फार्मूला पढ़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए फार्मूला होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल के लिए हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एक्स कॉमन वैसे रहेगा। हमारे पास यहाँ एक रिलेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट का। एक फार्मूला याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये फार्मूला याद रख लें। कैसे बना ये छोड़ दो, बस ये फार्मूला याद रख लो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के आई यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास एक फार्मूला क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, इस तरह लॉन्च किया गया कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के 4 हो गई, ठीक है। तो हमें थीटा बताएं। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो देखें अभी के आई कितने के बराबर होता है, के आई ओवर 4। डायरेक्ट जवाब निकालते हैं, के आई वैसे आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे, यहाँ से आ कैंसल। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा खत्म करने के लिए रूट लेंगे, इसका भी रूट लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, एंड वी कैन से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ निकालेंगे इस तरह हाथ से। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है ये याद रखें, 30 के ऊपर नहीं 60 के ऊपर आती है हाफ। तो हमारे पास थीटा का जवाब हो गया 60 डिग्री। बहुत ज़्यादा पास पेपर में पूछने वाला सवाल है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूलाज याद हो जाएंगी, ठीक है। रुक के पॉज करके आगे चलिए। वेलोसिटी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे तो हमारे पास 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद आ गया, इससे पहले मैं करवा दूँ। जब हम फाइनल पॉइंट पे आते हैं बेटा, देखें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, क्यों? एक मिनट है विजिबल हो जाए, चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि हमारे पास वाई की वजह से बढ़ रहा था हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो वो ही अभी 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मिनिमम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ x का फैक्टर रह जाएगा। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन जल्दी जल्दी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करें। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? यहाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए क्या यूज हो रही होती है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ उसके बाद बचेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बना पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के माइनस ऑफ के प्राइम। समझ आई? नहीं समझ आई? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर से जाते हुए काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, ऊपर आते हुए काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बाकी होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम निकालना चाहें क्या निकलेगा? के प्राइम यानी हाईएस्ट माइनस इनिशियल। तो एक फार्मूला आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू के साइन स्क्वायर थीटा। के रिलेशन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप लोग इस रिलेशन से भी आप लोग फार्मूला को डील करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे फार्मूला हल होते हैं। मिटा दूं? चलिए
काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू mv, इनिशियल एनर्जी इनिशियल के लिए mv नॉट x, फाइनल के लिए mv मोमेंटम x कंपोनेंट x डायरेक्शन में मूव होता है ना, तो हम कहेंगे इसका फाइनल फार्मूला P प्राइम इक्वल टू P cos थीटा, डायरेक्ट रिलेशन याद कर लो, P प्राइम इक्वल टू P cos थीटा। अगर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम से आप लोगों को कुछ भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये फार्मूला लगा के जवाब निकाल लेंगे। आगे चले, ये तो बिल्कुल बेसिक फार्मूले हो गए थे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तमाम चीज़ों में। अब आते हैं टाइम। टाइम यार हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं हम लोग टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जिसको हम स्मॉल टी से जाया करते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम भी हम कहते हैं, इसको हम जाया करते हैं कैसे करते। अगर किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर टाइम दिया गया हो तो वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, इसको हम टोटल टी कहते हैं। टाइम टू रीच मैक्सिमम, ऐसा टाइम जो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इस्तेमाल है, उसको हम कहते हैं स्मॉल टी। इसके लिए फार्मूला रख लो T इक्वल टू V नॉट साइन थीटा ओवर G, और कैपिटल टी के लिए याद रख लो V नॉट साइन थीटा 2V नॉट साइन थीटा ओवर G। और से सुनो, यह हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर टाइम लग रहा है V नॉट साइन थीटा ओवर G, सही है। हमें टोटल अगर टाइम निकालना है तो हाइट इज द हाफ ऑफ टोटल, हाइट इज द हाफ ऑफ टोटल, हाफ, तो ये हमारे पास फिर इसका भी क्या रह जाएगा V नॉट साइन थीटा ओवर G। तो इनको टोटल टाइम निकालने के लिए T1 प्लस T2 करेंगे और हमारे पास यहाँ पर फार्मूला आ गया 2V नॉट साइन थीटा ओवर G। और अब कभी भी आप लोगों को इस तरह के सवाल दे दिया जाए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो हम ये लगा देंगे, या शॉर्टेस्ट टाइम कह दे तो भी ये लगाएंगे, और हमारे पास मैक्सिमम टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाले बनेंगे तो हम लगाएंगे 2V नॉट साइन थीटा ओवर G। क्लियर है? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको या फिर आप लोग रोक के कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं हट गया था, दोबारा हट जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हो गया, हाइट का फार्मूला। टाइम का फार्मूला अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि कैसे निकालेंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर तो बहुत सारे बच्चों से डेरिवेशन, टाइम इक्वल टू VF माइनस VI ओवर A, फाइनल पे 0 माइनस VY। टाइम हम लोग सिर्फ निकालेंगे Y कंपोनेंट का, क्योंकि वो इंटरस्टेनियसली चेंज हो रहा होता है, तो A हमारे पास G के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस G होता है, हम कहेंगे VY ओवर G या V नॉट Y ओवर G, इसको हम लेते हैं V नॉट साइन थीटा ओवर V नॉट Y लेंगे ना, इनिशियल टाइम। समझ आया? इस तरीके से निकलता है। बहुत सारे इस चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे निकला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो डायरेक्ट फार्मूलाज आप लोग रट लो तो भी हो जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट उठाना है। टाइम हो गया, हाइट, हाइट का फार्मूला डायरेक्ट याद रख लोगे तो भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं भाई। निकालना क्या है, S को हम लेते हैं हाइट, H इक्वल टू VF का स्क्वायर, फाइनल 0, इनिशियल Y कंपोनेंट लेंगे, भूलना नहीं है, तो V नॉट Y का स्क्वायर 2, ग्रेविटी माइनस G लेते हैं, ऊपर जाते हुए ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव साइन शो रिडक्शन, ग्रेविटी
अपोजिट डायरेक्शन, ग्रेविटी डाउनवर्ड रख रही होती है, प्रोजेक्टाइल के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे माइनस का जी इसी वजह से ले, माइनस से माइनस कैंसल, हाइट के लिए बी नॉट वाई का पूरा स्क्वायर ओवर 2g, फार्मूला बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सिंपल ना फार्मूला है, मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, हाइट हो गई। हाइट क्या है? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट। आगे चलिए, ओके हाइट हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गया रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और से सुनो, अगर याद समझ नहीं आ रही तो ये हमारे पास है टोटल प्रोजेक्टाइल, ये इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे ही आएगा, तो इसको हम कहेंगे हाइट। और ये हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, इसको हम कहेंगे रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज व्हाट? रेंज। रेंज का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। कैसे बना ये छोड़ दे, चलो समझा। रेंज दो हाइट के बराबर ले सकते हैं हम, ये हाइट हाफ हाफ, टोटल रखते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी का फार्मूला। इसी तरह यहाँ पे याद आ गया तो बता देता हूँ, मैक्सिमम रेंज के लिए फार्मूला होता है हमारे पास आर मैक्सिमम के लिए वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। और से सुनिएगा बात, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है जो कि एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। एक ऐसी रेंज, एक ऐसा एंगल बताओ जिस पर रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो बात याद रखना, 45 इज द राइट आंसर। 45 एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। और से देखो, थीटा अगर 45 रखेंगे, 2 क्रॉस 45 90, साइन 90 इक्वल 1, तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रेंज, अगर रेंज मैक्सिमम निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दो, एंगल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा हमें पता है 45 आता है। अगर हमें दो रेंज दे दी जाए तो हम फार्मूला लगाते हैं, दो रेंज दे दी जाए एंगल के हिसाब से, बोला एक बॉडी का एंगल ये, दूसरी का एंगल ये, तो बताओ इसका रेंज क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला, एक की रेंज दे दें। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये लगा दो फार्मूला खाली, आर इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। इस फार्मूले से आपके पास निकल आएगा रेंज का रेशियो। समटाइम आप पागल हो रहे होते हैं, R1 ओवर R2 लगाएंगे, फिर साइन 2 थीटा 1 ओवर साइन 2 थीटा 2 लगाएंगे, इस तरह में फंस रहे होते, तो ये आसान है। R इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा, और इस थीटा में हम R का एंगल लेंगे, ये जो R जो R है इसका, जो हम लोगों ने निकालना है, इसका एंगल लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है। इसी तरह हाइट रेंज की भी एक शॉर्ट ट्रिक है, हाइट दे दी जाए, रेंज पूछ ली जाए, बहुत मुश्किल बात हो जाएगी नहीं, कोई बात नहीं, मुश्किल। हाइट और रेंज के दो याद रखने वाले, एक है 4h इक्वल टू आर टेन थीटा। बहुत ज़्यादा सवाल इससे हल करते हैं, ऐसा एंगल बताओ जिसपे रेंज और हाइट बराबर हो जाए। ठीक है, रेंज हाइट बराबर, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाने वाला सवाल। क्या करेंगे, 4h रेंज और हाइट बराबर हो जाए, हम r h और r लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर, r से r कैंसल, tan थीटा इक्वल टू 4 एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, दैट इज द राइट आंसर। और अगर किसी को नहीं पता तो थीटा इक्वल टू 76 डिग्री सेल्सियस पूछ लेते हैं भाई।
तो आप लोगों को दोनों पता होनी चाहिए, या तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 4 और थीटा इक्वल टू 76, तो ऐसे पूछ ली जाती है। तो आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर, तो आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला निकालना। और इस तरह एक फार्मूला निकालना है हाइट के लिए, r इक्वल टू r साइन 2h इक्वल टू r साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लगेगा रेंज का एक और, ठीक है। जब उसका रेंज और हाइट के अंदर से पूछा जाता है हाइट और रेंज का, तो हमारे पास ये फार्मूला लगा सकते हैं। बेहतर तो यही कि आप ये लगाए, इससे ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। मैंने आप लोगों को एक एंगल निकालना नहीं था, सॉरी मैंने डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करवा दिया, तो ये मेरे लिए मुश्किल बात हो गई, शायद तुम्हारे लिए मुश्किल बात होगी, तुम लोगों को एंगल के डायरेक्ट जवाब नहीं आ रहे मेरे हिसाब से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को एंगल निकालना, स्क्वायर निकालना, तमाम मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालना सिखा दूंगा। फिलहाल आप लोग इसको उतार लें। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसलिए मैं बोल के बातों को बोल रहा होता हूँ, बार बार बोल रहा होता हूँ, तो प्लीज़ मेरी राइटिंग को समझने की कोशिश करें। जो समझ नहीं आता, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 4, ये 4 नहीं समझ आ रहा, 4 ये ले। अब क्लियर है, थीटा इक्वल टू 76 डिग्री सेल्सियस, अब क्लियर है। तो प्लीज़ बेटा राइटिंग में मत जाएगा, फार्मूले बताता रहता हूँ। r 2h इक्वल टू r साइन स्क्वायर थीटा, ये भी पूछा जाता है। अब हाइट और टाइम का भी एक रिलेशन निकलता है। सो सॉरी बेटा, अब आसानी से समझ आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। फिर भी हाइट और स्मॉल टी का निकालेंगे, सॉरी स्मॉल टी एंड हाइट और कैपिटल टी, ठीक है। 2h इक्वल टू v नॉट साइन थीटा क्रॉस टी, ये फार्मूला याद रख लो, ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, हो गया। या इसका दूसरा एक और लगा लो, 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, या 2h इक्वल टू टी जी क्रॉस जी, कुछ पहले देखिए यार सही है। 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, विगन से यहाँ से एक फार्मूला निकल आएगा h इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले याद रख लो, समटाइम एंगल देके पूछ लेता है, समटाइम इसका पूछ लेता है, समटाइम इसका पूछ लेता है, हो जाए। फिर निकालते हैं हाइट और टाइम के लिए, 4h इक्वल टू v नॉट साइन थीटा क्रॉस t, ये इसके लिए होगा। या इसके लिए याद रखेंगे हमारे पास जो है वो 8h इक्वल टू टी स्क्वायर जी, और यार ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे h इक्वल टू जी टी स्क्वायर हाफ 1/8 जी टी स्क्वायर। ये शॉर्ट टर्म्स आप लोगों को याद है। 2h इक्वल टू v नॉट साइन थीटा क्रॉस t, 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर भी, h इक्वल टू फैक्ट t स्क्वायर, और 4h इक्वल टू v नॉट साइन थीटा क्रॉस t, और इससे भी हम आप लोगों को एंगल दे दे, इनिशियल वेलोसिटी दे दे और हाइट दे दे, और तुम लोगों से टाइम पूछ ले, तो आप लोगों को इसमें सवाल को हल करना आना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ हमारे पास प्रोजेक्टाइल का बहुत बड़ा एक मेन पार्ट खत्म हो गया, अब तो न्यूमेरिकल सेशन बाकी है। और न्यूमेरिकल सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा सा फास्ट पेपर करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही छोटा सा टॉपिक था NMDCAT के अंदर, मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप लोगों ने इस सवालों में खुद सोचना होता है, समझना होता है, जवाब निकालना होता है। क्वेश्चन डील करने वाली आसान नहीं है, तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया हाफ प्रोजेक्टाइल, और एक 2-3 बातें और रही, इसको पहले फिलअप करेंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें और हल इसको उतार लें, मैं हटा था उसको, वीडियो को पीछे लेके जाए और दोबारा इसको हल करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। हाफ प्रोजेक्टाइल, हाफ प्रोजेक्टाइल से पहले ट्रैजेक्टरी, 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 ट्रैजेक्टरी हम कहते हैं द पाथ फॉलोड बाय बॉडी, प्रोजेक्टाइल बॉडी। प्रोजेक्टाइल बॉडी जो पाथ को कवर करती है उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी यानी ट्रैजेक्टरी हमारे पास XY प्लेन के लिए, और ये हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक। और तो समझिएगा एग्जामिनर फंसाता कैसे। NMDCAT स्टूडेंट एग्जामिनर बोलेगा
द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज, 4 ऑप्शन देगा, ट्राजेक्ट्री, हाइपरबोला और 2 ऑप्शन अलग होंगे। तो कभी भी जहन में हाइपरबोला नहीं लगा के आ जाना, फिर सोच लो। कभी वो आपको कंपेयर नहीं देगा पैराबोला और ट्राजेक्ट्री के बारे में, वो आपको हाइपरबोला और ट्राजेक्ट्री के बारे में बताएगा। वो आपको हाइपरबोला और ट्राजेक्ट्री के बारे में बताएगा। तो आप लोग पैराबोलिक होता है और ट्राजेक्ट्री, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है हाफ प्रोजेक्टाइल, जल्दी से कवर करेंगे, इसी वीडियो के अंदर हमारे पास प्रोजेक्टाइल का मोस्ट प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। बेटा याद रखना, अगर मैं यही आप लोगों को समझाने बैठ जाता ये फार्मूला किस तरह बनेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। याद आया? अच्छा याद आ गया। रेंज का फार्मूला होता है ना d नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। साइन 2 थीटा हमेशा याद रखना किसके बराबर होता है, समटाइम आप फंसोगे, आप लोग निकाल नहीं पाओगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, ये याद रखो, बहुत काम देगा आप लोगों को, बहुत बहुत ज्यादा काम देगा। हाफ प्रोजेक्टाइल, हाफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, ये हाफ प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल या इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मेरी राइटिंग वैसे अच्छी है बच्चों, लेकिन जल्दी जल्दी में पढ़ाते हुए ना राइटिंग अच्छी नहीं बनती। तो हाफ प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल, जो हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं वो बेटा उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। जो हम नॉर्मल ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अभी हम पढ़े हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या हमारे पास हाफ प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है जो किसी न किसी, आप समझ लीजिए, अगर मैं किसी बॉडी को किसी खास हाइट के ऊपर से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ तो ये हमारे पास कराती है हाफ प्रोजेक्टाइल। किसी हाइट से फेंक रहा हूँ और वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली किक कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मैं उछाल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा हूँ, उसको हम कहेंगे हाफ प्रोजेक्टाइल। आप जानते हैं हाइट के ऊपर v नॉट y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पर सिर्फ dx या v नॉट x का कंपोनेंट बाकी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास g का फैक्टर ही लगेगा ऊपर से, किसी ना किसी हाइट से फेंकते हैं, ठीक है, किसी ना किसी हाइट से फेंक देंगे और वो जो डिस्टेंस कवर करेगा अपने लॉन्च पॉइंट, सॉरी टारगेट पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं x, उसको हम कहते हैं x। इसके दो ही फार्मूले याद रख लें, टाइम h इक्वल टू, सॉरी टाइम के लिए फार्मूला याद रखते हैं 2h ओवर g। इससे हमारे पास फार्मूला निकला h इक्वल टू 4gt स्क्वायर। हाफ gt स्क्वायर, ये फार्मूला याद है। और x का फार्मूला याद है, x इक्वल टू v नॉट x क्रॉस t। टाइम के लिए 2h ओवर g, हाइट के लिए, इस फार्मूले से हम लोग बहुत सब कुछ निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के दो ही फार्मूले। एक क्वेश्चन आया था एनएमडी कैट के अंदर, और से सुनिएगा, कहा था x इक्वल टू v नॉट x क्रॉस t और y, सॉरी y तो है ही नहीं, हमारे पास h इक्वल टू v नॉट, सॉरी हाफ gt स्क्वायर। ये दोनों हाफ प्रोजेक्टाइल के फार्मूले हम मानते हैं, उन्होंने बोला, और इनको कहा जाता है सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट, सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट, सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट।
ठीक है, क्वेश्चन पूछा ना, ये बताओ ये क्या है, 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सी इक्वेशन कहलाती है? हाइपरबोलिक, पैरामेट्रिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ। ठीक है, तो इसका जवाब है हमारे पास पैरामेट्रिक। आप लोग मैथ के अंदर एक चीज़ पढ़ते हो, जो भी कोई इक्वेशन सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट होती है वो कहलाती है पैरामेट्रिक। याद रख लो, एनएमडी ग्रेड के अंदर पूछा गया था। सही है, सही है। सिंगल x इक्वल टू v नॉट x क्रॉस t h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट, और ये इक्वेशन हमारे पास पैरामेट्रिक कहलाती है। काफ़ी यहाँ तक, या एक और चीज़ आखिर में कवर करके ही जाए, लास्ट एंड लास्ट, इसके बाद प्रोजेक्ट आई का पूरा पार्ट ख़त्म होने जा रहा है ऑलमोस्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल को कवर करें या ना करें, है ना, इस साल के लिए। अगर आप 2022 के हैं तो ये बात याद रखिए, बैलिस्टिक मिसाइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बात वाजे की है, हाइट, रेंज, टाइम, ये तमाम चीज़ों को भी मेरे अंदर बात करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल के ऊपर या आइडियल प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई बात नहीं होगी, वरना हम ज़रूर पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमारे पीएमसी में है ही नहीं, तो टाइम जाया करने वाली बात है। तो आप लोग प्रोजेक्टाइल को इस तरह समझें और सब काम इकट्ठा खत्म। ओके, अब एक छोटी सी हमारे पास रह गई है, ठीक है, इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं, एक छोटी सी, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है, अगर नहीं समझेंगे तो हमारे नुकसान है। वाई के लिए हमारे पास जो है फंसा देते हैं ये लोग एक तरीके से, तो हम लोग को इसको हल करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है x इक्वल टू वी नॉट एक्स क्रॉस, और समझिए हमारे पास क्वेश्चन आता है एनएमडी ग्रेड के अंदर, y क्या है, इससे हम टाइम निकालेंगे। t इक्वल टू एक्स ओवर y के लिए निकाल फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देख लें, क्लियर है? वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रह जाता है, देखो s की जगह हम लगा देंगे y। देखो हम लोगों ने x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए x को ज़ाहिर किया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए y को। वी आई की जगह लगा देंगे वी नॉट साइन थीटा क्रॉस x ओवर वी नॉट कॉस थीटा। सही है मेरे बच्चों, कुछ गलत तो नहीं लिखा? माइनस हाफ जी, माइनस किस वजह से आ गया, डायरेक्शन की वजह से आ गया, जी की जगह वैसे ही और टी की जगह x ओवर वी नॉट कॉस का टोटल का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और अब आगे और से देख लो, y को हम लिखेंगे, देखो वी नॉट साइन थीटा ओवर वी नॉट कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई विद x। इसको देखो, इस टोटल को हम लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। लिख सकते हैं हम इसको, वी नॉट को वी नॉट से कैंसिल, tan थीटा क्रॉस x माइनस ऑफ हाफ, ठीक है, x स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसको अलग कर रहा हूँ, सही है ना, ताकि आप लोगों को समझ आता है। y इक्वल टू tan थीटा क्रॉस x माइनस हाफ जी x स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। या तो इस तरह से पूछ लेता, या वो पूछ लेता tan थीटा क्रॉस x माइनस ऑफ हाफ जी x स्क्वायर ओवर v नॉट स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो दोनों इक्वेशन वो y की पूछ लेता, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। 1 ओवर cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू
स्क्वायर 1/cos² ड्यूअल sin² थीटा। तो ये दो इक्वेशन आप लोगों को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट खत्म होता है। जितनी बातें थोड़ी बहुत करनी थी मैंने कर दी हैं। मैं ये बता दूं कि इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आप लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव खोल के देखेंगे, आप लोगों को इससे ज़्यादा कोई फालतू बातें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अब इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं और इस बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी, 1 2 3। मेरा वीडियो पॉज करें और देखें पीछे बैठे। जो बात समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि हम क्लियर कर देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। ओके, प्रोजेक्टाइल ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते, आप लोग जानते हैं टाइम बहुत कम है। लेकिन आप लोगों को एक तरीका आसान समझा दूंगा। देखो इस तरह न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस तरह को आप लोगों को सोच का लेवल लाना है, वो सब हल हो जाएगा। जैसे आज मैंने आप लोगों को रेंज और हाइट के बारे में क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को इस तरह के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।